हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वैल्यूबल से सेशन की जो है ना वो शुरुआत करते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल किस राज्य में बनाया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो गुजरात था। गुजरात द्वारका वाला पुल जो है ना ये बना है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा आपका। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के लोहगढ़ में बनने वाले विश्व स्तरीय बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के विकास और प्रगति की निगरानी के लिए लोहगढ़ परियोजना विकास समिति का गठन किया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर विकास समिति मतलब यमुनानगर के अंदर लोहगढ़ पड़ता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की ये राजधानी है और इसको राजधानी के रूप में भी सरकार जो है ना वो सेटअप कर रही है। वैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिंह ने जो जो है ना ये सिख राज की पहली राजधानी लोहगढ़ के रूप में स्थापित, यहाँ पे एक स्मारक भी बनेगा जो बहादुरी, वीरता और बलिदान की कहानी को फिर से जीवंत करने वाला होगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र जिले में सिख संग्रहालय की स्थापना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनोहर लाल जी ने कहा था कि यदि हरियाणा में ऐसा कोई स्थान है जहाँ गुरुओं के चरण सबसे ज़्यादा पड़े हैं तो वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है। और कुरुक्षेत्र के पीपली में 3 एकड़ जमीन पर सिख संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित एक भव्य सिख संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा बंदा सिंह बहादुर का निर्माण, स्मारक का निर्माण मुख्य रूप से उनके जीवनी पर केंद्रित होगा और के साथ साथ बलिदान की वीर गाथा की झलक भी होगी। आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली ना सिख धर्म में टोटल 10 गुरु जी रहे हैं। 10वें गुरु आप सबको पता है गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनकी जयंती हमने अभी हाल ही में कल ही के दिन सेलिब्रेट की थी। तो 10वें गुरु के बाद में व्यक्तिगत रूप से कोई गुरु आगे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही गुरु परंपरा को गुरु ग्रंथ साहिब में ही समाहित कर दिया। आप जैसे किसी गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो महसूस करते होंगे कि वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा होती है। उसी में ही रब माना जाता है या उसी को ही भगवान के रूप में या उन्हीं की शब्दों या उन्हीं की वाणियों को ही फॉलो किया जाता है। अलग अलग प्रकार के धर्मों में अलग अलग प्रकार की भक्ति है। आपने भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा, इसमें कई प्रकार की आपने भक्ति पढ़ी होगी। जैसे एक निर्गुण भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति वो होती है जिसके अंदर कोई प्रकार की जो है ना रूप नहीं होता है, किसी रूप की पूजा नहीं करते, मतलब मूर्ति पूजा की नहीं वो फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। जैसे कबीर दास जी की बात करते तो कबीर जी की दोहे थे, शब्दों की बात थी। सगुण में आप आकार की पूजा करते हैं, वो निराकार मानते हैं। भगवान वैसे निराकार ही है, लेकिन कुछ जैसे हिंदू धर्म में जो है ना सगुण भक्ति को थोड़ा बल दिया गया है। एक इमेज बनाई जाती है और हम उस इमेज को फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये भक्ति के नियम है, मतलब आप ये नहीं कह सकते ये सही है या गलत है। हर एक सही चीज़ होती है और हर एक मतलब तरीका होता है अलग अलग प्रकार के धर्मों का। तो उसमें सिखों के 10वें गुरु जी के बाद में जो है ना ये गुरु ग्रंथ साहिब में ही हम लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और 5 क दिए थे, केस, कंगा, कड़ा, कच्चा, कृपाण, आपको ये याद ही होंगे। और उसके बाद में क्या है कि सिख धर्म में जो आए थे बंदा सिंह बहादुर आए थे, इनको फर्रुख शेर ने फांसी की सजा दे दी थी। फिर सिख धर्म अलग अलग 12 मिसल में टूट गया था। मिसल जानते हो, दल, मिसल को दल बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक आपका शुक्र चकिया मिसल था, एक रामगढ़िया मिसल था, ऐसे कई मिसल थे, एक आलू वालिया मिसल था। तो उसमें एक सुकर चकिया मिसल के महा के मुखिया के घर जन्म हुआ था महाराजा रणजीत सिंह का। और महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक राजधानी थी वो बनाया था, किसको, अमृतसर को बनाया था, जिनको शाह सुजा ने कोहिनूर का हीरा भी लौटाया था। और इसके बाद में इनके बेटे थे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह, जिनको महारानी जिंद कौर ने उनका पालन पोषण किया था। अंग्रेजों के खिलाफ भी वो, बिल्कुल अंग्रेज बल्कि डरते थे बल्कि उनसे। और फिर दलीप सिंह जो है ना इनको पेंशन दे के इंग्लैंड भेज दिया था। फिर वो यूके में जाके उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और आंग्ल सिख 2 युद्ध हुए थे और फिर ये अंग्रेजों में वापस समा गया था। तो इस तरीके से सिख धर्म के साथ में यही हुआ था। और इससे पहले सिखों के जैसे 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी थे,
गुरु तेग बहादुर जी जो है ना, इनका शीश कलम हुआ था दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा भी है। औरंगजेब ने इस्लाम ना स्वीकार करने के चलते हुए, क्योंकि औरंगजेब क्या था, कट्टर इस्लामिक था। देखो, धार्मिक होना एक अलग चीज़ है, कट्टर होना एक अलग चीज़ है। कट्टर होने का मतलब दूसरे धर्मों में फिर थोड़ी सी नफरत पैदा हो जाती है। एक धार्मिक होना ठीक है, भी आप अपने धर्म को वैल्यू दो और बाकी सभी धर्मों को भी इज्जत करो, लेकिन कट्टर होने का मतलब है कि अगर मैं मान लो कह दूं अपने आप को कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरे धर्म को देखते ही मुझे नफरत हो जाएगी, जबकि ये चीज़ गलत है। तो औरंगजेब के साथ में ये चीज़ थी, तो उनको लगा कि गुरु तेग बहादुर अगर स्वीकार कर लेते हैं इस्लाम, तो इनको फॉलो करने वाले भी स्वीकार कर लेंगे, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर जी जब जा रहे थे दिल्ली, तो उस टाइम पे बीच में कहाँ रुके थे पता है आपको? धमतान साहिब में रुके थे वो, ठीक है ना, धमतान साहिब में रुके थे। वो गुरुद्वारा भी है, ठीक है ना, गुरुद्वारा भी है धमतान साहिब का। ये जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, आपका जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाला गुरुद्वारा है ये, ठीक है। खैर, और ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रहे तो ठीक है। अच्छा, यमुनानगर में कोई आपको करंट अफेयर अभी रिसेंट का कोई और याद है? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, हरियाणा का सबसे छोटा थर्मल प्लांट है, 600 मेगावाट का, 600 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, दीनबंधु छोटूराम। इसमें 800 मेगावाट की नई यूनिट भी सेटअप हो रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है ना, इसको ये कंपनी का ठेका दिया जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के पास में। तो 800 मेगावाट इसमें नया और एड ऑन होने जा रहा है। और हरियाणा का पहला वन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे ही बनेगा, और हल्दी प्लांट भी हरियाणा का पहला, वो भी यमुनानगर के अंदर ही है। अगला जो सवाल आपके पास में आता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने विनियमित शहरी विकास के लिए क्या स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रेगुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है ना, वो सेंटर ऑफ अर्बन, माफ करना दोनों नहीं है, गलत लगा हुआ है आंसर, इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है, शहरी उत्कृष्टता केंद्र, जिसको CUE यानी कि सेंटर ऑफ अर्बन एक्सेलेंस है, ये सेंटर सेटअप करने का निर्णय लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग जो है ना, इसके तरफ से हरियाणा में नियोजित विकास खंड के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इससे अत्याधुनिक ज्ञान क्षमता और के टाइप के मॉडल जो है ना बनाए जाएंगे, जिससे क्या किया जाएगा, सिटी के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन जो है मतलब शहरों के अंदर क्या है, इनोवेशन हब बनेंगे जो इंटरनेशनल लेवल के होंगे एक्चुअली। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी स्तर पर 35% और राष्ट्रीय स्तर पर जो है 31% का शहरीकरण का लेवल रहा है। जनसंख्या वृद्धि लगभग 44.25% और नेशनल पे 32% से ज़्यादा है। और जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, आजकल तो आप देखते होंगे गांव भी शहर जैसे ही बन गए हैं, कोई ऐसी चीज़ों की कमी गांव में है नहीं। मतलब जो चीज़ शहर में मिलती है वो सेम चीज़ गांव में भी मिलती है, सेम प्राइस पे मिलती है, और इवन अच्छे तरीके से इजीली अवेलेबल हो जाती है। आई थिंक कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे जो फैसिलिटी ना मिलती हो। लगभग 90% से ज़्यादा फैसिलिटी आपको गाँव में मिल ही जाती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। पहले प्राइस का इशू होता था कि गाँव में चीज़ महंगी मिलेगी, शहरों में सस्ती मिलेगी, जबकि आजकल गाँव में, बल्कि मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि सब्जी छोटी से छोटी चीज़ जैसे आप मान के चलते हो, तो मुझे बहुत महसूस कई बार फील किया कि शहर में तो महंगी दे रहे हैं, गांव में सस्ती दे रहे हैं। और इवन सारी चीज़ें ही बल्कि गांव में सस्ती मिलती है आजकल। सस्ती इन द सेंस की अवेलेबिलिटी है, मतलब सस्ती महंगी का मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अवेलेबिलिटी है गाँव के अंदर। तो शहर गाँव धीरे धीरे, और इवन लोगों की थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा बदली है, वो वाली बात नहीं रही है जो पहले गाँव में जो अनपढ़ों वाली बात किया करते थे लोग, या एक बिना सर पाँव की बात। आजकल लोग सभी मैच्योर होते जा रहे हैं धीरे धीरे ज़माने के साथ। तो वहाँ पे इनोवेशन को बढ़ावा देना, उसके लिए एक नोडल एजेंसी है वो काम करेगा, सेंटर फॉर अर्बन जो है ना, शहरी उत्कृष्टता एक्सेलेंस सेंटर जो है ना, ये काम करेंगे। इसका काम यही हुआ, एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, जो रिसोर्सेस जो है ना उस पे ध्यान दिया जाएगा। लोगों को सबसे पहले, मतलब लोगों को सर्वप्रथम रखने का दृष्टिकोण लोगों के मन में रहेगा। संतुलित वृद्धि होगी एक्सेलेंस तरीके से, और बैलेंस्ड ग्रोथ होगी, आपकी पॉलिसीज प्रॉपर जो है ना वो ग्रो करेगी। रिसर्च है या रणनीतिक सलाह है, तकनीकी सहायता है, प्रशिक्षण है, क्षमता निर्माण है, इन सभी पे ध्यान दिया जाएगा। इस डिपार्टमेंट का यही काम होगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, ध्यान दिवस जो है ना, ये हरियाणा क्या बल्कि पूरे भारत में ही सेलिब्रेट किया गया था। 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। ये पहला विश्व ध्यान दिवस था। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नॉमिनेट करने को कहा है।
और विश्व ध्यान दिवस के हिस्से के रूप में 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन के द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी थे और एक वैश्विक ध्यान सेशन का भी आयोजन किया गया। और पहले ध्यान दिवस का थीम क्या था? आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, ये इसका थीम था। दुनिया भर में देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं लंबे टाइम तक पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाता हूँ, मुझे हेडेक रहती है, मुझे टेंशन रहती है, मैं विचलित रहता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, दो चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा पजल रहता हूँ। इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा तुम्हें कि आप केवल 5 मिनट पे मेरे कहने पे मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। केवल 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है एकदम ध्यान को रोकना, इधर भी ध्यान ना हो, वैक्यूम जैसा बन जाना, ऐसे कुछ भी दिमाग में ना हो, एक पॉइंट फोकस। वो आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हो। जैसे मैं मेरी तरफ से बात करूँ तो मुझे राधा नाम से लगाव ज़्यादा है, तो मैं राधा 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 एक नाम में समा जाता हूँ। आपको कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर नाम से लगाव है तो आप उस नाम से लगाव में जुड़ सकते हो। आपको अगर कुछ भी मतलब हो सकता है आप किसी प्रकार, अब देखो कोई पर्सन आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, वो अलग आपकी पर्सनल चॉइस है। आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिएगा, इससे आपकी आईक्यू लेवल है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको चीज़ें याद रहेगी, लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी, शांत रहेंगे आप, बहुत फर्क पड़ेगा आपका। ठीक है। राज्य स्तरीय, अब कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाता हूँ। राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 20 दिसंबर 2024 को किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कितने गिद्ध को खुले आकाश में छोड़ा है? कितने वल्चर्स को ये छोड़ा है? टोटल 25 गिद्धों को छोड़ा है। देखो ऐसा है कि हरियाणा के अंदर ना जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग केंद्र है, पिंजौर केंद्र है। वहां पे मौजूदा समय में गिद्धों के अंडों की कुल संख्या तकरीबन 55 से 60 है। यदि सभी अंडे सुरक्षित रहते हैं तो 60 अंडों के अनुसार करीब 2 महीने बाद गिद्धों की संख्या 380 से लगभग 440 के पास पहुंच सकती है। जटायु संरक्षण केंद्र पिंजौर में वर्तमान में सबसे अधिक उम्र के गिद्धों की उम्र कितनी है? 24 साल है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 के अंदर। 2004 में यहाँ से ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई गई थी और अधिकतम आयु जो है ना मैक्सिमम 24 साल के आसपास है गिद्ध की। यहाँ पे एक जटायु नाम की किताब भी लॉन्च की थी मुख्यमंत्री जी ने। साल में एक गिद्ध एक अंडा ही देता है, एक एक गिद्ध वर्ष में एक अंडा ही देगा। और इस केंद्र में अंडे के लिए आर्टिफिशियल प्रजनन प्रक्रिया भी है, क्योंकि कारणवश अगर प्राकृतिक रूप से अंडा सुरक्षित न रहे तो फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से इनक्यूबेटर की जो है ना प्रक्रिया से हेल्प लेके और उस अंडे से जो है ना क्या करेंगे, उस अंडे से हम लोग एक गिद्ध या कह सकते हैं एक अलग प्रजनन जो है ना करवा लेंगे। एक गिद्ध अपने अंडे को लगभग 55 से 60 दिन तक सेकता है, फिर उससे चूजा अंडे से बाहर निकलता है। वन विभाग के अधिकारी हरियाणा में है हेमंत बाजपेयी, उनके अनुसार केंद्र में प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रिया से तकरीबन लगभग 405 गिद्ध जो है ना आज मौजूद है। वैसे इससे पहले भी गिद्ध छोड़े गए थे 2016 के अंदर। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी ने ही बताया था कि फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर स्थापित किए गए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में 2016 में रेस्क्यू किए गए 2 हिमालयन गिद्ध छोड़े गए थे और जिन पे टैग नहीं था। 2020 में विधायक थे कंवरपाल, उन्होंने जो कंवर सिंह जो थे ना, उन्होंने 8 सफेद गिद्ध जो ना खुले आसमान में छोड़े जिन पे टैग लगे हैं। अब 25 छोड़े हैं, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं तो इनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए ही ऐसा किया जाता है। ये ना एनवायरनमेंट प्योरीफायर होते हैं वैसे, क्योंकि जैसे गला सड़ा मांस वगैरह जो होता है ना, कि कोई जानवर मर जाता है तो उसको ये खा लेते हैं। इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती है। ये वैसे कह सकते हो आप लोग कि रेड लिस्ट में है, ख़त्म होती हुई प्रजाति है एक प्रकार की है। जो गाय भैंस को दी जाने वाली दर्द निवारक गोलियां ना, उसकी वजह से इनकी संख्या खत्म होती जा रही है। उन दवाइयों को हालांकि सरकार ने बंद तो कर दिया है। हरियाणा के ब्लेड रनर दिलबाग ने विश्व एथलीट्स स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर में कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा जो है वो हरियाणा से दिसंबर 2024 में निर्विरोध राज्यसभा कौन चुनी गई थी? वो चुनी गई थी रेखा शर्मा चुनी गई थी। रिवाइज करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपको। रेखा शर्मा एक तो राज्यसभा सांसद है, किरण चौधरी है, रामचंद्र जांगड़ा है, सुभाष बराला है और कार्तिकेय शर्मा है। किस हरियाणवी ने 2349 मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल विल्ली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रोहतक के हैं, जिनका नाम है फौजी मनीष राठी। 2024 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई थी? इस बार वो मनाई गई थी 5161वीं जयंती सेलिब्रेट की गई थी।
ठीक है। इस बार कौन सा देश आया था? तंजानिया। राज्य कौन सा था? राज्य था उड़ीसा, ठीक है ना। तंजानिया और उड़ीसा था। थीम कंट्री, थीम थीम और स्टेट आपका। और कब से कब तक थी? 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में थी, ठीक है। चलिए इसी के साथ में सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।